एक, जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों, किंगडम्स, पादप जगत प्लांट किंगडम तथा जंतु जगत एनिमल किंगडम में विभाजित किया। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसीलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः व्हिटेकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत किंगडम में वर्गीकृत किया गया। 1 मोनेरा, 2 प्रोटेस्टा, 3 पादप, 4 कवक एवं 5 जंतु। 1 मोनेरा, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतु में जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। 2 प्रोटेस्टा, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय एक्वाटिक यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित ल्यूगलीना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है, सूर्य के प्रकाश में सपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। पेज 369। 3 पादप प्लांटी, इस जगत में प्राय वह सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषित पादप जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। 4 कवक फंगी, इस जगत में वह यूकेरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। 5 जंतु एनिमल, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी होलोजोइक यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मोटोजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। सन 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें गिरकी का जन्मदाता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम जेनेरिक नेम तथा दूसरा शब्द जाति नाम स्पीशीज नेम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकीवाद वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। लिन वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा है। 2 कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। हैसले के अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य 2 भागों में बटा होता है। फर्स्ट, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। सेकंड, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है।
एक ऑक्सीजन 76%, 2 कार्बन 10.5%, 3 हाइड्रोजन 10%, 4 नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है। पेज 370 कोशिका सेल। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्म गैलिस्टेप्टिमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे ऑस्ट्रिच एग की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 ईस्वी स्लाइडेन और श्वान ने किया। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। फर्स्ट, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। सेकंड, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। थर्ड, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं। फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। फोर्थ, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता क्रिएटर होता है। कोशिका के 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, प्राकैरियोटिक, सेकंड, यूकैरियोटिक। प्राकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुण सूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती है। जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका न्यूक्लियस होते हैं। प्राकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर। विशेषता, कोशिका भित्ति प्राकैरियोटिक प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, यूकैरियोटिक सेलुलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्राकैरियोटिक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्राकैरियोटिक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक उपस्थित होता है। राइबोसोम प्राकैरियोटिक 70 प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक 80 प्रकार के होते हैं। गाल्जिकाए प्राकैरियोटिक अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली प्राकैरियोटिक अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक उपस्थित होते हैं। लाइसोसोम प्राकैरियोटिक अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक उपस्थित होते हैं। डीएनए प्राकैरियोटिक एकल सूत्र के रूप में, यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में। कशाभिका प्राकैरियोटिक केवल एक तंतु होता है, यूकैरियोटिक के कुल 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका प्राकैरियोटिक अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक उपस्थित होता है। सेंट्रियोल प्राकैरियोटिक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक उपस्थित होता है। श्वसन प्राकैरियोटिक प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन प्राकैरियोटिक नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्राकैरियोटिक थाइलेकाइड में होता है, यूकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन प्राकैरियोटिक अर्धसूत्री प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। पेज 371 कोशिका के मुख्य भाग मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल। एक, कोशिका भित्ति सेल वॉल। फर्स्ट, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। सेकंड, यह सेलुलोज का बना होता है। थर्ड, यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। 2, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। 3, तारककाय सेंट्रोजोम। इसकी खोज बोबेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारककाय
के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। 4. अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक और यह केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका कला से संबंध होता है। इस जालिका कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। ईआर का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण ट्रांसपोर्टेशन करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों मेम्ब्रेन्स जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। 5. राइबोसोम। इसकी खोज पैलेट ने की थी। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। 6. माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। नोट: डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। 7. गाल्जी काय गोल्गी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी इटली नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं ट्यूबुल्स के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गाल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। यह पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार गाल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। यह कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। 8. लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। यदि पूर्ण क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को नष्ट करने की आवश्यकता हो तो ये अपनी झिल्ली तोड़कर एक ही बार में अपना सारा द्रव्य मुक्त कर देते हैं। चूंकि इस क्रिया में ये स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इनको आत्मघाती थैली सुसाइड वेसिकल भी कहा जाता है। 9. लवक प्लास्टेड। यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक लियोकोप्लास्ट एवं वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। पेज 372। फर्स्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। यह हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनता है, इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। नोट: पत्तियों का रंग पीला उसमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। सेकंड, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। यह भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। थर्ड, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। यह रंगीन लवक होते हैं जो प्राय लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, पत्ती, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन। 10. रसघानी वैक्यूल्स। यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में अनेक व बहुत ही छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में प्राय बहुत बड़ी और केंद्र में स्थित होती है। 11. केंद्रक न्यूक्लियस। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमेटिन कहते हैं। यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं।
प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनीमेटा एक अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमेटिडों का बना होता है। दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसीलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती हैं। इसे केंद्रिका न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए एवं आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए न्यूक्लियोटाइड दो भागों में न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड दो भागों में शुगर बेस क्षार। पेज 373 क्षार बेस। डीएनए में उपस्थित क्षार चार प्रकार के होते हैं: एडेनिन ए, गुआनिन जी, थायमिन टी तथा साइटोसिन सी। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थायमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन व थायमिन के बीच दो हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। सन 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए का कार्य: यह सभी आनुवांशिकी की क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आरएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। सेकेंड, ट्रांसफर आरएनए। यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं जहां पर प्रोटीन बनता है। नोट: प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। थर्ड, मैसेंजर आरएनए केंद्र के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्लों को चुनने में मदद करता है। डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर: डीएनए 1, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। 2, इसमें बेस एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एवं साइटोसिन होते हैं। 3, यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए 1, इसमें शर्करा राइबोज होती है। 2, इसमें बेस थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। 3, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर: पादप कोशिका 1, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। 2, इसमें लवक पाई जाती है। 3, तारक काय सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है। 4, रिक्तिका वैक्यूल्स बड़ी होती है। 5, इसका आकार लगभग आयताकार होता है। जंतु कोशिका 1, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। 2, इसमें लवक अनुपस्थित होती है। 3, तारक काय सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। 4, रिक्तिका छोटी होती है। 5, इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। पेज 374 कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर्चाउ ने देखा। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं: असूत्री विभाजन एमिटोसिस, समसूत्री विभाजन माइटोसिस एवं अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस।
एक, असूत्री विभाजन एमिटोसिस। यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। 2, समसूत्री विभाजन मिटोसिस। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1889 ईस्वी में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका सोमैटिक सेल में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं जो निम्न हैं। 1, अंतरावस्था इंटरफेस। 2, पूर्वावस्था प्रोफेस। 3, मध्य अवस्था मेटाफेस। 4, पश्चावस्था एनाफेस। 5, अंतरावस्था टेलोफेस। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका पेरेंट सेल से 2 संतति डॉटर सेल का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका पेरेंट सेल के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था एनाफेज सबसे छोटी होती है, वह केवल 2-3 मिनट में समाप्त हो जाती है। थर्ड, अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस। फार्मर तथा मूरे 1905 ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मायोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है। फर्स्ट, अर्धसूत्री फर्स्ट। सेकंड, अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए इसे न्यूनकारी विभाजन रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट, प्रोफेज, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एवं टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी प्रावस्था होती है, जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, फ्रैंकीटीन, डिप्लोटीन एवं डाइकाइनेसिस। जाइगोटीन अवस्था में गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं। इस क्रिया को अंतर्ग्रथन साइनपेसिस कहते हैं। डिप्लोटीन उप अवस्था में गुणसूत्र कुछ बिंदुओं पर आपस में जुड़े होते हैं। इन बिंदुओं को काइज़िमा कहते हैं। यहाँ पर समजात गुणसूत्रों के बीच क्रोमेटेड खंडों का आदान प्रदान होता है। इस घटना को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। पेज 375। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन। 1, यह विभाजन कायिक सोमैटिक कोशिका में होता है। 2, इस विभाजन में कम समय लगता है। 3, इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। 4, संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती। 5, इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। 6, इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। अर्धसूत्री विभाजन। 1, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। 2, इस विभाजन में अधिक समय लगता है। 3, इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4, संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। 5, इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। 6, इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है।